हेलो फ्रेंड्स। मैं अक्सर बोलता हूं कि आप लोग को प्रयोगशाला परिचारक के लिए एनसीईआरटी की किताब पढ़नी चाहिए। तो उसी क्रम में आज हम लोग सेवेंथ की एनसीईआरटी देखते हैं कहां तक कंप्लीट कर पाते हैं। आज उसको करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सेवेंथ एट्थ की एनसीईआरटी में ज्यादा कुछ काम का नहीं मिलेगा, लेकिन अगर एक आध क्वेश्चन भी यहां से डायरेक्ट आ जाए तो आपका एक नंबर बढ़ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस, पादपों में पोषण हमारा पहला टॉपिक है। ठीक, न्यूट्रिशन इन प्लांट। इसमें ऑलरेडी आप लोग पढ़ के बैठे होंगे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। सो मैं ये सब चीज नहीं चर्चा करूंगा, जो इंपॉर्टेंट है वही हम बात कर लेंगे। ठीक। पोषण की विधि, पादपों में पोषण की विधि। तो जैसे देखोगे पादप में पोषण की दो विधि आपको दिखाई देगा। एक है स्वपोषण, ठीक है, इसको ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और एक होता है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो परपोषी होता है। ठीक है, या विषम पोषी, परपोषी नहीं विषम पोषी होता है। ठीक, हम बात करेंगे अभी इसके बारे में। हाँ, यहाँ लिखा है स्वपोषी, यहाँ दिख रहा होगा आप लोग को, स्वपोषी और विषम पोषी। ठीक, स्वपोषी का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, वो हो गए स्वपोषी। इसमें याद रख लेना। ठीक, स्वपोषी जो जनरली इसमें ग्रीन प्लांट्स आएंगे, ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, हरे पौधे ही स्वपोषी होते हैं। विषम पोषी में वो पौधे जो हरे नहीं है, अब उनको पौधे की कैटेगरी में नहीं डाला जाता। उसमें जैसे आ जाता है मशरूम। ठीक है, मशरूम विषम पोषी है। इसी तरह से एक कुस्कुटा भी होता है, कैस्केटा कुस्कुटा बोलते हैं उसको, अमरबेल। अमरबेल ये भी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, ये दूसरे पे डिपेंड करता है, तो ये विषम पोषी हो गया। स्वपोषी वो जो अपना भोजन स्वयं बना ले, विषम पोषी वो जो अपने भोजन के लिए दूसरे पे निर्भर हो। ठीक, तो पादपों में पोषण पढ़ रहे हैं हम लोग, एनिमल्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। एनिमल्स क्या होते हैं, विषम पोषी होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड है। अगर वेजिटेरियन है तो प्लांट्स हो गया, नॉन वेजिटेरियन हो गया तो एनिमल पर डिपेंडेंट है ना। तो इतना समझ लेना, स्वपोषी मतलब अपना भोजन जो स्वयं पकाए, स्वयं बनाए पकाए नहीं। और विषम पोषी वो जो अपने भोजन के लिए दूसरों पे निर्भर हो। ठीक है, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। ये कुछ कोशिका के बारे में बात किया है, बट इसको बाद में देखेंगे जब 9 की बुक पढ़ेंगे ना। 9 की बुक में बहुत डिटेल में दिया है, तो छोड़ते हैं। फिर क्लोरोफिल के बारे में बात कर लेते हैं। प्लांट्स अपना भोजन प्रकाश, ग्रीन प्लांट्स ना, हरे पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि से बनाते हैं। तो उसमें रॉ मटेरियल दो है, एग्जाम में पूछा जाता है कौन कौन से रॉ मटेरियल लगता है, मटेरियल। ठीक है, इसमें बात की जा रही है कोई चीज की, तो उसमें CO2 एक चीज हो जाएगा और दूसरा जल। ये दो रॉ मटेरियल्स है, CO2 प्लस H2O। ओके, इसको याद रखना, CO2 एंड H2 आर रॉ मटेरियल्स। ठीक, प्रकाश संश्लेषण में ये दो रॉ, भोजन बनाने के लिए दो रॉ मटेरियल्स है। लेकिन क्या इन दोनों की उपस्थिति से भोजन बन जाएगा, तो इसका आंसर होगा नहीं। केवल इन दोनों की उपस्थिति में नहीं, आपको चाहिए सनलाइट। सनलाइट इज इंपॉर्टेंट एंड हियर क्लोरोफिल। अब इन दोनों के फंक्शंस भी है। क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है, ठीक है, पकड़ के रखता है। और ये लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है किस एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। एग्जाम में बना हुआ है CGPSC के, मतलब छत्तीसगढ़ में बना हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण में लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी, ठीक है, इसको फोटो एनर्जी भी बोलते हैं। फोटो लाइट एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में। कैसे भाई, आपको ये पता ना कि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ऊर्जा को ना ही हम बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ऊर्जा प्रकाश के लाइट में, सनलाइट में एनर्जी होती है। ठीक है, रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी है। अब एनर्जी है, उस वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। केमिकल कैसे, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट में बनता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, दुनिया में हर चीज केमिकल है जो आपको दिख रहा है। ये प्लास्टिक हो गया, ये कपड़े हो गए, ठीक है, सबका एक फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला है, तो सब केमिकल होंगे। वाटर एक केमिकल है, H2O, है ना, तो सब केमिकल है। तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, बस इतना याद रखना, काम चल जाएगा। फिर इतना याद रख लेते हो तो देखो, एनसीईआरटी में ये सब काम का चीज मिला लिखा हुआ मिलता है, इसलिए मैं एनसीईआरटी बहुत टाइम से रिकमेंड कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी पढ़िए। आप लोग एक बार पढ़िए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, काम चल जाएगा, या बुक में ही लिखिए, जैसे मैं यहाँ पर लिख लिया हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया प्रकाश संश्लेषण। और पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण, ऐसा नहीं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं पढ़ेंगे। अब यहाँ पर कुछ चीज लिखा है, देख लेते हैं। इस पृथ्वी पर
इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पृथ्वियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। याद रख लेना, एक क्वेश्चन अभी हमारे टेस्ट सीरीज में आया था, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, ठीक है। इस ऊर्जा से रिलेटेड ही था। प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में पादपों का अस्तित्व नहीं होगा। सभी जीव का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर है, निर्भर करता है। डेफिनेटली, है ना। हम जो भी खा रहे हैं, चाहे हम लोग ह्यूमंस हैं, चाहे कोई अन्य एनिमल्स की बात कर लें, हम लोग डायरेक्टली डिपेंडेंट किस पे हैं? प्लांट्स पे। ठीक, कैसे प्लांट्स पे? मैं तो चिकन खाता हूँ, मैं तो मटन खाता हूँ, कैसे? तो चिकन और जो बकरा है वो भी तो प्लांट प्रोडक्ट ही खा रहे हैं ना। तो हम लोग डायरेक्टली, जो एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है प्लांट्स पे, और प्लांट डिपेंडेंट है सन पे। इसलिए लिखा है कि सन जो है, सूर्य ऊर्जा जो है, वो हम सभी जीवों के लिए चरम स्रोत है। ठीक, ये लाइन याद रखना, ये लाइन क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। इसी को कंफ्यूज करके क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। इसी लाइन को, सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है, ये लाइन याद रख लेना। इसी लाइन से एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है जिसमें 4 ऑप्शन डाले जाएंगे, ए बी सी डी, और वो चारों ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग होंगे। ठीक, तो अगर आपको ये पता है तो आप कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स में पाया जाता है स्टोमेटा, जिसको हिंदी में रंध्र कहा जाता है, ठीक है। स्टोमेटा ओपन होता है और क्लोज होता है। ओपन होता है तो वाटर वेपर बाहर निकलता है ना, ये ऐसा है। और क्लोरोफिल, ये सब पर हम थोड़ा देखेंगे जब हम लोग 9th या 11th की बुक पढ़ते हैं, ठीक है। तब इसमें अपन मैं डिटेल में बात करूंगा, अभी इसको छोड़ रहा हूँ। अब एक चीज देखिएगा यहाँ पर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ना क्या हुआ था, CO2, इसको लिख देता हूँ थोड़ा, CO2 प्लस पानी मिला के कार्बोहाइड्रेट बनाया जा रहा है ना। इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में ग्लूकोज बोल सकते हैं, बट कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे टाइप हैं। अब आपके लिए एक वर्क है, होमवर्क की तरह इसको सर्च करिए गूगल में और नोट्स बना लीजिए। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सर्च कर लीजिए, एक लिस्ट बनेगा, उसको याद कर लो फॉर्मूला सहित, ठीक है। जैसे मैं ग्लूकोज का एक लिख देता हूँ, ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया C6H12O6। इस तरह से कार्बोहाइड्रेट के कुछ फॉर्मूले मिलेंगे आपको, लिस्ट मिलेगा, उसको रट्टा मार दीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो C6H12O6, और ये पानी में विलेय है, ठीक है, पानी में सॉल्युबल है। और O2, और इसको बैलेंस भी करना आपको है ना, केमिस्ट्री में बैलेंस करना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पर एक 6 लग जाता है, और यहाँ एक 6 लग जाता है, और यहाँ एक 6 लग जाता है बैलेंसिंग में, ठीक है। ये बैलेंस है, केमिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक है। ये ग्लूकोज बन गया। अब ये ग्लूकोज जो बना है, ये पानी में विलेय है, और इसका स्ट्रक्चर है ना काफी बड़ा है, समझ लो। मतलब ये सबसे सिंपल ग्लूकोज है ना, याद रखना, सबसे सिंपल ग्लूकोज है, सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। अब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो यही है। आप और भी पढ़ोगे, फ्रक्टोज आता है ना, जो फ्रूट्स में मीठा का मीठे फ्रूट्स जो मीठे होते हैं ना फ्रुक्टोज की वजह से, फ्रुक्टोज भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। इसलिए बोल रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट का एक चार्ट बना लेना, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट सर्च करना गूगल में, उनके फंक्शंस भी, फंक्शन मतलब कार्य, किस कार्य क्या है, एक एक लाइन क्या रहता है, उसका टेबल मिल जाएगा, गूगल पे सर्च करना और उसको कॉपी में बना लो, याद कर लो, एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जो कि सब ये ये जो ग्लूकोज है ना, ये हमारे बॉडी का फ्यूल भी है, याद रखना, हमारे बॉडी का फ्यूल। जैसे कार में फ्यूल क्या होता है, पेट्रोल, वैसे ही हमारे बॉडी का फ्यूल है ग्लूकोज, याद रखना। अल्टीमेटली अपने बॉडी को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा कहां से मिलेगा, ग्लूकोज के दहन से, ठीक है, जिसको रेस्पिरेशन बोलते हैं, आगे देखेंगे, ठीक है। रेस्पिरेशन मतलब श्वसन। अच्छा, ये जो ग्लूकोज है ना, ये पानी में घुला होता है, तो ना ये ज्यादा जगह घेरता है, स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करता है ग्लूकोज। तो प्लांट को तो स्टोर करके रखना है कार्बोहाइड्रेट को, है ना, स्टोर करके रखना है। तो ये प्लांट क्या करती है, इस ग्लूकोज से पानी को अलग करती है और इस ग्लूकोज का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती है। ध्यान से सुनना, ग्लूकोज क्या, प्लांट क्या करती है, ग्लूकोज से पानी को अलग करेगी और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएगी, कार्बोहाइड्रेट का एक अलग फॉर्म बनेगा जिसको बोलते हैं स्टार्च, ठीक, हिंदी में मंड कहा जाता है, ठीक है। तो अब स्टार्च के फॉर्म में प्लांट्स क्या कर लेती है, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर लेती है, ठीक है। अब हम लोग जब प्लांट प्रोडक्ट खा रहे हैं तो हमारे बॉडी में स्टार्च आ रहा है, मान लो चावल ही हो गया, चावल हम लोग खाए,
ठीक, उसमें स्टार्च है। अब उसको चबाएंगे तो वो बॉडी में जाके पचेगा। हमारे बॉडी में माउथ में पाया जाता है लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि से निकलती है लार। लार क्या करती है, स्टार्च को कन्वर्ट कर देती है ग्लूकोज में। इसलिए आप चावल को थोड़े टाइम तक चबाओगे, 1 मिनट तक चबाते रहो तो वो मीठा मीठा लगना चालू हो जाएगा। रोटी को, एक रोटी का टुकड़ा लो और 40 बार चबाओ, 35 से 40 बार, तो आपको मीठा लगना चालू हो जाएगा, क्योंकि स्टार्च कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। ठीक है, तो हमारे माउथ में ही लार ग्रंथि है। सिर्फ तीन तीन जगह पे होती है, 3 जगह लोकेटेड है। मैं मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, नाम भी याद नहीं आ रहा, मैं बता दूंगा आप लोग को क्योंकि 11वीं की बुक में दिया है। ठीक, चलिए स्टार्च हो गया। ठीक है, तो प्लांट्स क्या कर रहा है, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दे रहा है स्टार्च में, और स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रख ले रहा है, क्योंकि स्टार्च कम स्पेस ले रहा है ना, उसमें पानी नहीं है। तो यहीं पर लिखा है, इसलिए मैं बता दिया इसको। चलिए वापस आते हैं। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है कि स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स याद रख लेना, ये हो गया व्हाट, क्लोरो प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, फोटोसिंथेसिस हो गया। अब देखते हैं, पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने, ठीक है, जो प्लांट का पार्ट ग्रीन कलर का है उसमें क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल है तो सनलाइट का ट्रैपिंग हो पाएगा, ट्रैप कर लेगा, और क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होगी। ठीक है, अब एक आयोडीन परीक्षण एक अच्छा 6वीं में दिया गया है। ठीक है, हम पढ़े नहीं है 6वीं की बुक, इसलिए मैं बोलता हूँ एनसीईआरटी एक ना क्रम में लिखा गया, मतलब 6वीं में कुछ चीज डाला है, उसके आगे का 7वीं में डाला, जो 7वीं में डिस्कस किया जाएगा ना, उसको 6वीं में नहीं डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो इसलिए मैं आयोडीन परीक्षण यहाँ पर लिख दिया हूँ, आयोडीन स्टार्च टेस्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आयोडीन कोई भी स्टार्च, जैसे ग्रीन लीफ ले लिए हम, ठीक है, हरी पत्ती ले लिए, हरी पत्ती ले लिए, हरी पत्ती, अगर इसमें आयोडीन डालेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा, ब्लू ब्लैक, जो ये इंडिकेट करता है कि उसमें स्टार्च है। तो जिस भी प्रोडक्ट में, जिस भी चीज में स्टार्च होगा, अगर उसको आयोडीन से रिएक्शन कराएंगे तो उसका कलर हो जाएगा ब्लू ब्लैक कलर। ठीक, तो यही आयोडीन स्टार्च टेस्ट है, तो उसको नोट कर लेना। अच्छा, 6वीं में डिस्कस किया गया है। शैवाल, शैवाल भी आप वो देखोगे काई, वो भी हरे कलर का होता है। हरा इसलिए है क्योंकि वो हरा है, तो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से वो बना लेगा, है ना। ठीक, अच्छा अब यहां पर देखते हैं, पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण, इसको देखते हैं। अब यहाँ पर लिखा है, ध्यान से पढ़ते हैं इसको। हम लोग, अगर हम लोग पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन में बेसिकली 5 चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। एक हो गया कार्बोहाइड्रेट, जो कि एनर्जी गिविंग फूड है, याद रख लेना, एनर्जी गिविंग, इससे आपको एनर्जी मिलेगा। तो कार्बोहाइड्रेट किसमें है, चावल में है, गेहूं में है, ब्रेड में है, आलू में है ना, तो ये सब एनर्जी, इसको खाने से क्विक एनर्जी मिलेगा, तो कार्बोहाइड्रेट हो गया। दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन ये बॉडी बिल्डिंग फूड है। प्रोटीन से क्या होगा, हमारा शरीर बिल्ड करता है, बनता है, मजबूत बनता है। ठीक है, अगर बच्चे ग्रोइंग स्टेज में है, जिसकी हाइट बढ़ रही, हेल्थ बढ़ रहा है, तो उसको प्रोटीन फूड दिया जाता है ना, ताकि बॉडी जल्दी जल्दी बिल्ड करे। जो जिम जाते हैं वो प्रोटीन ज्यादा कंज्यूम करते हैं। तो प्रोटीन किस में है, मीट में है, अंडे में है, दूध में है ना, इस प्रकार से दाल में है, ये प्रोटीन वाला हो गया। तीसरा होता है फैट, जिसको वसा कहते हैं। तो वसा तेल वाले में होता है। फैट खाने से क्या फायदा है, चर्बी आती है, जैसे कि पोलार बियर है, पोलर बियर एग्जांपल है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। वहां पर क्या, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में पाए जाते हैं ना, तो 6 महीना जबरदस्त ठंड पड़ता है, तो उन लोगों को खाने का कुछ मिलता नहीं है, तो 6 महीना अच्छे से खाते हैं, तो अपना फैट बना लेते हैं, चर्बी, शरीर में चर्बी इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे कि मान लो ह्यूमन का पेट हो गया, अगर वो और ज्यादा खाएगा तो चर्बी जमा होना चालू होगी, चर्बी जमा होना चालू होगी, और ज्यादा खाया तो और चर्बी, ठीक है, पेट निकलना चालू हो गया, ठीक है, ये सब चर्बी है। अगर अब आप खाना कम खाते हो, जैसे एक टाइम ही खा रहे हो, तो एक टाइम ही चर्बी ही गल के एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, मतलब फैट कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में, ग्लूकोज में। ओके, तो ये फैट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। अब होते हैं मिनरल्स एंड वाइटामिन, ठीक है, विटामिन और मिनरल। एक कुछ छोटा रह गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन, ठीक है, 4 चीज होते हैं।
अब मिनरल्स एंड विटामिन जनरली फ्रूट्स और वेजिटेबल में मिलेंगे, ठीक है। तो प्लांट्स में तो कार्बोहाइड्रेट जनरेट हो गया, अब प्रोटीन कहां से जनरेट होगा? तो यहाँ पर लिखा है, अगर हम लोग इसको पढ़ें, कार्बोहाइड्रेट को तो बना लिया प्लांट ने, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से जनरेट कर लिया, ठीक। परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है। प्रोटीन के सिंथेसिस करने के लिए प्लांट अगर प्रोटीन सिंथेसिस करेगा तो उसको नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी। हमारे वायुमंडल में 78% वायुमंडल में क्या है, 78% नाइट्रोजन है, बट उस नाइट्रोजन का प्लांट्स डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, हम लोग नाइट्रोजन साइकिल देखेंगे क्लास 8 में, ये भी 7 चल रहा है, नाइट्रोजन साइकिल क्लास 8 में बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे। जिस क्लास में जो आएगा ना उसको उसी टाइम में अपन डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन साइकिल। तो यहाँ लिखा है, पढ़ लेते हैं। नाइट्रोजन भी होती है पादपों में, नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है, ठीक। पादप इसका अवशोषण, मतलब नाइट्रोजन का अवशोषण वायु के रूप में नहीं कर सकता। तो मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं, कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ 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 पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिसमें नाइट्रोजनी पदार्थ की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य संघटकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की पूर्ति की जाती है, ठीक। अब नेचुरली रूप में देखोगे तो मिट्टी में कुछ प्रकार के जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, जो एयर में नाइट्रोजन है ना, उस नाइट्रोजन का एक कंपाउंड मिट्टी में आके गिरता है, तो उसको ना स्मॉल पार्ट्स में तोड़ते हैं वो बैक्टीरिया। अब उस स्मॉल पार्ट को, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया नाइट्रोजन का, ठीक है, ये नाइट्रोजन का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। अब इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देगा कोई माइक्रोब्स, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। अब ये छोटे छोटे टुकड़े में टूट गए, छोटे छोटे टुकड़े में, ये एक टुकड़ा हो गया, ये दूसरा टुकड़ा हो गया, ये तीसरा टुकड़ा हो गया, ये चौथा टुकड़ा हो गया, ये पांचवा टुकड़ा हो गया, छोटे छोटे टुकड़े में टूट गए। अब ये प्लांट आसानी से क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक। फिर क्या लिखा है, अब इसी प्रकार अब प्लांट्स को मिल जाएगा नाइट्रोजन। अब प्लांट्स को नाइट्रोजन मिलेगा तो प्लांट्स क्या कर सिंथेसिस कर लेगा प्रोटीन, ठीक है। पादपों में पोषण की अन्य विधियां, अब अन्य विधियां भी देख लेते हैं। 10th की बुक में बहुत डिटेल में बताया गया है, हम इसको 10th की बुक में पढ़ेंगे। जैसे मैं बात कर रहा था ना विषम पोषी की बात कर रहा था, स्वपोषी तो हो गया, विषम पोषी में एक होता है परपोषी। परपोषी का मतलब होता है पैरासाइट्स बोलते हैं इंग्लिश में, पैरासाइट्स जो अपना भोजन दूसरे से लेंगे। जैसे कि मैं अमरबेल की बात कर रहा था, आपको स्कूटा, ये अमरबेल दिख रहा है आपको, अमरबेल ग्रीन कलर के नहीं होते, येलो कलर के होते हैं, तो उसमें क्लोरोफिल नहीं है, तो ये फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। तो ये क्या करता है, हरे भरे पौधे के ऊपर चढ़ जाता है, बेल जैसा होता है, आपको दिख रहा होगा, अमरबेल बहुत कॉमन है, आप देखे होंगे, ठीक है। ये अमरबेल इस तरह से होता है। तो अमरबेल ग्रीन प्लांट्स के ऊपर चढ़ गया। अब क्या होता है, ये जैसे ही ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन बनाता है तो इसका भोजन ये चोरी कर लेता है, ठीक है, इसलिए परपोषी है, ठीक। उसी प्रकार एक आपने कीचड़ प्लांट्स के बारे में पढ़ा होगा, घटपड़नी। इसका क्या होता है, ये ऐसे जगह पे उगता है ना जहां पर दलदल इलाका होता है, और यहाँ पर दलदल होने की वजह से यहाँ पर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, इनका कलर कलर ग्रीन है। तो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना तो बना ले रहा है, क्लोरोफिल है इसमें, तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से ही अपना भोजन बना ले रहा है, लेकिन नाइट्रोजन जनरेट नहीं कर पा रहा है। तो नाइट्रोजन के लिए क्या, दलदल इलाका है तो बहुत कीड़े भी होते हैं, बहुत कीड़े होंगे, मच्छर छोटे छोटे। तो कीड़े क्या होते हैं, इस प्लांट की ओर अट्रैक्ट होकर अंदर चले जाते हैं, और इस पे ना बाल जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो उस बाल में जाके फंस जाते हैं। जैसे ही फंसता है इसका ढक्कन बंद हो जाता है, तो ढक्कन बंद हो जाता है, उसके बाद कीड़ा फंस गया है। अब इनके अंदर क्या होता है, एक विशेष प्रकार का पदार्थ का सिंथेसिस होना चालू हो जाता है, जैसे ये उसका कलश पदार्थ, यहाँ पर कीड़ा है मान लो यहाँ पर। अब जैसे कीड़ा फंसा तो यहाँ पर क्या होगा, विशेष प्रकार का लिक्विड, जिसे पाचक रस बोलते हैं, पाचक रस, इसका क्या होना चालू हो गया, सिंथेसिस स्टार्ट हो गया। अब ये पाचक रस इस कीड़े को क्या कर लेते हैं, पचा लेते हैं, और इसका मेनली नाइट्रोजन को क्या करते हैं, अवशोषण कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक। आगे देखें, फिर मृत जीवी, इसको सैप्रोट्रोप्स बोलते हैं, वही मैं जो बात कर रहा था मशरूम की, ठीक है, मशरूम कुकुरमुत्ता बोलते हैं।
मशरूम का कलर व्हाइट कलर का है। ठीक। मशरूम में मेनली पाया जाता है प्रोटीन, याद रखना, एक क्वेश्चन बन चुका है। मेनली क्या पाया जाता है? प्रोटीन। ये व्यापम का ही प्रश्न है, लिख लो, याद कर लो। मशरूम में मेनली पाया जाता है प्रोटीन। ओके। और मशरूम के बहुत सारे टाइप होते हैं, केवल कुछ टाइप को खाया जाता है, बाकी जहरीले होते हैं, ये भी याद रखना। कुछ मशरूम सस्ते में बिकते हैं, कुछ मशरूम की कीमत बहुत महंगा होता है, जैसे कि बस्तर और सरगुजा संभाग में स्पेशली एक ब्लैक कलर का मशरूम पाया जाता है। अगर आप बस्तर सरगुजा संभाग के होंगे तो नाम कमेंट करके बताना, मुझे नाम नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, बट वो ब्लैक ब्लैक कलर का होता है। वो एक्चुअल में ना साल पेड़, जो साल पेड़ है, साल, हाँ, सरई जिसको बोलते हैं, साल साल पेड़ की जड़ से निकलता है। वो जड़, आई थिंक जड़ सड़ रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो मिट्टी को खोद के निकालते हैं, इसलिए वो ब्लैक ब्लैक होता है, काफी मिट्टी मिट्टी होता है। ठीक है। इसकी कीमत 1000 रुपए 1500 रुपए किलो होती है। ठीक। फिर भी लोग इसको खाते हैं, बहुत डिमांड रहता है, और ज्यादा से ज्यादा 1 महीना या 1.5 महीना ही मिलता है। ठीक है। और नॉर्मली मशरूम तो आपको 70 रुपए 35 रुपए ऐसे पाव मिल जाता है। 35 रुपए पाव मतलब कितना, 140 रुपए किलो हो गया मार्केट में जो बिक रहा है, और इसकी कीमत है 1000 से 1500 रुपए किलो। ठीक। और भी महंगे मशरूम्स आते हैं। ठीक है। तो मशरूम के बहुत सारे टाइप है, लेकिन हम कुछ ही मशरूम को खाते हैं, बाकी जहरीले होते हैं। ठीक है। ये मशरूम आपको दिख रहा है। मशरूम क्या है? एक्चुअल में फफूंद है, ये भी याद रखना। ये क्या है? फंगस है। ठीक। ये फंगस है, कोई प्लांट नहीं है ना, फंगस है। फंगस क्या होता है? हमेशा सड़े गले चीजों में उगता है, फफूंद, है ना। जनरली बरसात के समय में ही आप लोग देखोगे, जो भी लकड़ी है उसमें फंगस लग जाता है। कपड़े है, अगर कपड़े बहुत टाइम से बाहर पड़ा है और गीला हो रहा है तो उसमें फंगस लग जाता है। ठीक है। स्किन में फंगस लग जाता है, इसलिए बरसात के टाइम में खुजली ज्यादा होता है ना। फंगस ही बॉडी में, हमारे बॉडी में अगर फंगस लग गया तो उसको खुजली बोलते हैं। ठीक है। तो ये फंगस हो गया। फंगस कवक भी बोलते हैं उसी को। ठीक है। तो ये इसमें ऐसा, ये ना, मृत जो मृत है, जीव है, मृत जीव में ही उगेंगे। ठीक है। डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ही उगते हैं ये, इसलिए इसको मृत जीवी कहते हैं। ठीक। मशरूम। तो मरे हुए चीजों पे ऐसा क्या है, मरे हुए जीवों पे ऐसा क्या है कि उस पे ये उग जा रहे हैं, है ना। जैसे कोई प्लांट है, कोई डेड प्लांट है, डेड ट्री है, डेड ट्री है, ट्री हवा से गिर गिर गया, हवा तूफान से, अब वो गिर गया मतलब मर गया। तो डेड है तो उस पे कैसे उपचार है? तो देखो, जब ये ट्री ऐसा था, तो इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती थी। अब फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो डेफिनेटली इसमें ग्लूकोज है, स्टार्च है, चारों हर तरफ स्टार्च होगा, है ना। अब अचानक से हवा आया, ये ट्री उखड़ के गिर गया। अब गिर गया, ये ट्री ऐसा करके गिर गया, तो इसके अंदर फूड तो है ना, डेफिनेटली फूड है। अब ये फूड को कौन खाएगा? तो ये फूड को मशरूम इस पे आ जाता है, मशरूम उग गया, इसमें छोटे छोटे मशरूम उग जाते हैं। तो यही इस फूड में, ये जो प्लांट है या ट्री है, इसमें जो फूड है उस फूड को वो कंज्यूम करते हैं। ठीक है। सिंपल सी चीज है, जैसे कोई भी लिविंग, कोई, जैसे कि हम, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक। ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब जो पहले कभी, मतलब या तो प्लांट प्रोडक्ट है या तो एनिमल प्रोडक्ट है। ठीक है। ऑर्गेनिक, जैसे कपड़े हो, कॉटन के कपड़े हैं। ठीक है। कॉटन से बना कोई कपड़ा है, अब ये कहाँ से आया है? प्लांट प्रोडक्ट है, मतलब ऑर्गेनिक है। तो अगर इस कॉटन को हम लोग 6-7 दिन लगातार बरसात में छोड़ दें या पानी में डुबा के रख दें तो उसे फंगस लग जाएगा। तो ये प्लांट प्रोडक्ट है, डेफिनेटली इसमें स्टार्च रहा होगा। ठीक है। इसी स्टार्च को कंज्यूम करने के लिए क्या करता है? फंगस। ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। मतलब नेचर ने बनाया और नेचर ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है। लेकिन जो प्लास्टिक होते हैं, प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसको ह्यूमंस ने बनाया, और ह्यूमंस भी इसको नष्ट नहीं कर पा रहा। एक बार प्लास्टिक बना दो, प्लांट नहीं, प्लास्टिक, एक बार प्लास्टिक बना दो, 1000 2000 3000 साल तक वो एज इट इज रहेगा। अब 3000 साल भी, 3000 साल बाद भी खत्म नहीं होगा, माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक। खत्म नहीं होता। तो जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ठीक है, वो बायोडिग्रेडेबल होता है, नेचर उसको बनाता है और नेचर इसको खत्म कर देता है। ठीक है। तो फंगस लग गया, फंगस लग गया, वो खत्म हो जाएगा। ठीक।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कवक कवक सारे कवक हार्मफुल नहीं होते, कुछ कवक हमारे लिए मेडिसिन के रूप में भी काम आते हैं, कुछ कवक हम खाते भी हैं फंगस को, लेकिन मोस्ट ऑफ द फंगस हमारे लिए हार्मफुल है, याद रखना। कुछ कवक का उपयोग औषधि के रूप में होता है, याद रख लेना। अब एक सहजीवी संबंध भी देख लेते हैं। ठीक है, सहजीवी संबंध, सहजीवी को मतलब सिम्बायोसिस रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं। देखो, पैरासाइट और सिम्बायोसिस में थोड़ा अंतर बता देता हूं मैं। पैरासाइट, इसको परजीवी बोल रहे थे। पैरासाइट, पैरासाइट में दो ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म ए है और एक ऑर्गेनिज्म बी है। ठीक, ए बी का भोजन चोरी कर ले रहा है, बदले में उसको कुछ नहीं दे रहा है, तो ये पैरासाइट हो जाएगा। ए पैरासाइट है और बी उसका होस्ट कहलाता है, ये भी याद रख लेना। ए इज पैरासाइट। जैसे हम कौन था, कुस्कुटा, क्या बोलते हैं, अमर बेल, अमर बेल। और ये ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट्स ने मेहनत करके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना फूड बनाया, फूड। अब जैसे फूड बना, अमरबेल क्या कर लिया, अमरबेल में चूसक होते हैं, चूसक, वो चूसक की मदद से फूड को क्या कर लेता है, चोरी कर लेता है, और बदले में कुछ नहीं दे रहा है। बल्कि ग्रीन प्लांट इस तरह से हार्मफुल है ना ग्रीन प्लांट्स के लिए, उसको हार्म करता है। और कुछ टाइम बाद ये ग्रीन प्लांट्स मर भी जाता है, क्योंकि उसको उसने अपना भोजन बनाया अपने लिए, लेकिन वो भोजन कोई और चोरी करके ले जा रहा है, तो उसका न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है ना। तो अंदर से कमजोर होना चालू हो जाता है, जड़ वड़ कमजोर हो जाते हैं, जिससे प्लांट्स गिर जाते हैं। तो अमरबेल हार्मफुल है, मतलब दो ऑर्गेनिजम्स हैं, यहां भी है, दो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिज्म ए, ऑर्गेनिज्म बी। बी, एक्चुअली बी जो है ना, वो ए को हार्म नहीं पहुंचाता, ए को किसी प्रकार से हार्म नहीं करता, लेकिन ए बी को हार्म करता है। ठीक है, नुकसान पहुंचाता है, इसलिए वो पैरासाइट है। लेकिन सिम्बायोसिस में, सहजीवी, क्या लिखा था, सहजीवी संबंध में, सिम्बायोसिस में, सिम्बायोसिस या सहजीवी संबंध में क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म यहां भी होते हैं, ए और बी। ठीक, दो ऑर्गेनिजम्स है, ए बी की कुछ मदद करेगा, बदले में बी ए की कुछ मदद करेगा। तो इसमें एक एक तरह से सहयोग चल रहा है, ए बी के लिए कुछ हम हेल्पफुल है, और बी ए के लिए कुछ हेल्पफुल है ना, एक दूसरे को हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं। तो ये सहजीवी संबंध है। सहजीवी संबंध और पैरासाइटिक रिलेशन में अंतर है, याद रखना। सहजीवी सिम्बायोसिस और ये पैरासाइटिक, इन दोनों में अंतर है। ए क्या कर रहा है, पैरासाइट में बी को हार्म पहुंचा रहा है, बट सहजीवी रिलेशनशिप में या संबंध में ए बी के लिए मदद करता है, बी ए को मदद करता है, बदले बदले में है ना। ए बी की मदद किया तो बदले में बी ए की मदद कर दिया। अब इसको देखते हैं कैसे, इसको देखते हैं, एक सेकंड। जैसे देखो यहाँ पर लिखा है, इसको पढ़ता हूं मैं पूरा, ये काम का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। देखो बांटते हैं लिखा है, छीनते चोरी करते नहीं लिखा है। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक का पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्षों के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। इसमें लाइकेन एक उदाहरण है। लाइकेन का मतलब दो जीव है ना, लाइकेन का मतलब कोई एक जीव नहीं है, लाइकेन का मतलब दो जीव है, दो जीव उसमें होंगे। एक शैवाल है, अलगी, और दूसरा कवक है। ठीक, एक शैवाल और दूसरा फंगस। तो शैवाल ग्रीन कलर का होता है, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना भोजन बना देगा, और कवक ग्रीन कलर का नहीं होता है, तो अपना भोजन नहीं बना सकता। मतलब शैवाल एक है, ढंग से लिख लेते हैं यहाँ पर, शैवाल एक क्या है, शैवाल, और दूसरा क्या है, कवक, फंगस। शैवाल क्या करेगा, ग्रीन कलर का है, तो फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोसिंथेसिस करेगा, भोजन बना लेगा। ये भोजन नहीं बना सकता, तो कवक क्या करेगा, इससे भोजन ले लेगा, शैवाल से भोजन ले लेगा। बदले में कवक क्या करता है, शैवाल को शेल्टर देता है। दूसरी तरफ शैवाल में क्लोरोफिल की अनुपस्थिति होती है, जबकि कवक में शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता। कवक शैवाल को रहने का स्थान, आवास देता है। कवक क्या दे रहा है, शेल्टर या आवास। ठीक है, रहने का स्थान दे रहा है। जल दे रहा है, पोषक तत्व दे रहा है। ठीक है, कवक क्या क्या दे रहा है, इसको जल दे रहा है, शैवाल को जल दे रहा है। ठीक, शेल्टर दे रहा है, पोषक तत्व दे रहा है, जिससे ये भोजन बना पा रहा है, भोजन बना रहा है, तो बदले में भोजन इसको दे रहा है। ठीक है,
तो इस ये कैसा रिलेशन हो गया, सहजीवी संबंध। ठीक। अब मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है, खाद डाल के। अगर हम लोग गार्डन में पौधे लगाए हैं या खेतों में लगाए हैं तो खाद डालते हैं ना, तो उसी को बोल रहा है। एनपीके मेनली नाइट्रोजन पोटेशियम और फास्फोरस की मेनली आवश्यकता होती है खाद के रूप में। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, राइजोबियम। कुछ बैक्टीरिया है राइजोबियम, ये वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को विलेयी पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। मैं नाइट्रोजन साइकिल की बात कर रहा था ना थोड़ी देर पहले। नाइट्रोजन साइकिल में क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, उस एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को प्लांट्स डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। तो मिट्टी में राइजोबियम नाम के एक जीवाणु है, ये क्या करता है, इस N2 को कन्वर्ट कर देता है इस फॉर्म में, जिस इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जिसको प्लांट एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, प्लांट N2 को एब्जॉर्ब डायरेक्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो राइजोबियम क्या कर देता है, N2 को इस फॉर्म में तोड़ देता है। जनरली नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, N2 ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं जो जल में विलेय होते हैं, पानी में सॉल्युबल होते हैं। अब जल में विलेय हो गए तो प्लांट उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो ये भी एक सिम्बायोसिस रिलेशन की तरफ हो गया। जैसे देखो आगे बढ़ता हूँ, उसको पढ़ देता हूँ मैं पूरा। वायुमंडल में नाइट्रोजन को विलेयी पदार्थों में परिवर्तित कर देता है, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये भोजन को स्वयं नहीं बना सकता, तो ये प्लांट्स के रूट में होते हैं। तो रूट तक जैसे ही ग्लूकोज पहुंचता है तो वो थोड़ा ग्लूकोज वो ले लेता है और बदले में क्या दे देता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों के जड़ में होते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। जनरली कहां पर होता है, चना, मटर, मूंग तथा सेम में, इसलिए ये फूड में क्या होता है, प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, तो एक तरह का सहजीवी संबंध हो गया। ठीक, आगे पढ़ लेना। तो हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है, चैप्टर 2 की तरफ चलेंगे। बट चैप्टर 2 बेसिकली ना 10th क्लास की बुक से करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको शॉर्ट में निपटाते हैं। एक प्लांट में न्यूट्रिशन हो गया, अब हम लोग एनिमल में न्यूट्रिशन भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, एनिमल न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो पाचन क्या है, पाचन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना ही पाचन है, सिंपली सी बात है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक ये फैक्ट मिला मुझे, इसको मैं ऑलरेडी लिख दिया हूं यहाँ पर, अद्भुत सत्य। स्टार फिश, तारा मछली जिसको बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। स्टार फिश क्या करती है, कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए, जो कैल्शियम कार्बोनेट वाले जो जंतु होते हैं, ठीक है, कोई जंतु होते हैं मरीन में पाए जाते हैं, जंगली समुद्र में, अगर कोई जंतु है, कोई जंतु है मान लो, तो इसके ऊपर में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथि है, ऐसे मजबूत ग्रंथि है जिसको आप आसानी से तोड़ नहीं सकते। तो स्टार फिश क्या करती है, पहले इस पोर्शन को, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको निकालती है। अब जैसे निकाल ली तो ये नरम होगा, है ना, तो इस नरम नरम वाले चीज को फीड करती है, खाती है। तो क्या लिखा है, पढ़ते हैं एक बार। स्टार फिश कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं को आहार करती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना अमाशय बाहर निकालती है। ये इसका मुख है अगर, तो इस मुख से अपना स्टमक बाहर निकाल देती है। जैसे ह्यूमन का स्टमक ये है, ये ह्यूमन का अमाशय है। ठीक है, एकदम अंदर में होता है ना अमाशय, तो ये अपना अमाशय ही बाहर निकाल लेती मुख से तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। अमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। देखो कितना अलग फैक्ट्स है ना, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब एक चीज और बता दूं, एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है कि ये जो स्टार फिश है वो एक्चुअल में फिश नहीं है, फिश की कैटेगरी में नहीं आता। एग्जाम में ऑप्शन था, 4 ऑप्शन थे, वो स्टार फिश क्या है, ऑप्शन ए फिश, ऑप्शन बी कुछ और, ऑप्शन सी कुछ और, ऑप्शन डी कुछ और। तो एक्चुअल में वो फिश नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या लगाते हैं, स्टार फिश लिखा है तो फिश होगा, बट वो फिश की कैटेगरी में नहीं आता। वो समुद्री अकशेरुकी है, और जो फिश होते हैं वो कशेरुकी होते हैं। ये अकशेरुकी है और ये फिश जो है एक्चुअल में क्या होते हैं, कशेरुकी होते हैं। ठीक है, वर्टिब्रेट्स होते हैं। और ये जो स्टार फिश है मरीन इनवर्टिब्रेट है, इसको नोट कर लेना, एग्जाम में आ सकता है। ठीक, अब मानव में पाचन मेनली 10th की बुक में दिया है और बहुत अच्छे से दिया है। तो मैं अगर यहाँ पर पढ़ूं तो टाइम पास होगा, इसलिए मैं इसको स्किप मारूंगा, क्योंकि 10th की बुक से मैं कराऊंगा इसको। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा पढ़ देते हैं क्योंकि मैं मार्क कर ली हूँ, एक्चुअली मैं पढ़ा था इस बुक को डाउनलोड करके। मुख ग्रहिका और देखो ये वाला मुख गुहिका है, फिर लाल ग्रंथि, यहाँ पर लाल ग्रंथि है, इसको ग्रसिका बोल रहा है। ठीक है,
फूड पाइप बोलते हैं, एसोफेगस बोलते हैं इंग्लिश में। और ये अमाशय हो गया, अमाशय को स्टमक बोलते हैं। ये अग्नाशय पैंक्रियास हो गया। क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। बृहदांत मतलब लार्ज इंटेस्टाइन। मलाशय गुदा। तो ये हमारा ह्यूमन पाचन का पार्ट हो गया, इसको पढ़ेंगे। ये क्या लिखा है, हमारे जो पाचन की प्रक्रिया में 3 ग्रंथ है एसोसिएटेड है। एक लार ग्रंथि, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके 3 टाइप 3 जगह पे हमारे बॉडी में होता है, इसको नोट कर लो और इसको पढ़ो एक बार, नेट में सर्च करके पढ़ो। यकृत मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा। यकृत को डिटेल नोट्स बना लो, लीवर बोलते हैं। अग्नाशय, इसका भी डिटेल नोट्स बना लो। जो मैं बोल रहा हूँ इसका डिटेल नोट्स आपको बनाना चाहिए, उसका डिटेल नोट्स बनाइए। अग्नाशय मतलब पैंक्रियास। ठीक, आएगा क्वेश्चन यार यहाँ से, डेफिनेटली ब्रो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो इसका डिटेल नोट्स बनाइए, वो 10वीं की बुक में नहीं मिलेगा, वो आपको 11th और 12th की बुक में मिलेगा। कुछ नहीं करना, गूगल में लिखो लाला ग्रंथि लिख दिए लार ग्रंथि है ना, तो लार ग्रंथि गूगल में सर्च करो, मिलेगा नोट्स, नोट कर लो। अब दांत पहुंचते हैं, ह्यूमन के बारे में। दांत दांत 10th की बुक में नहीं है। तो एक डेंटल फॉर्मूला होता है, इसको नोट कर लेना, ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला। वो एक्चुअल में क्या है, 2:1:2:3 ऐसा भी लिखते हैं इसको। 2:1:2:3 ऐसा लिखते हैं। देखो ह्यूमंस का ये दांत ऐसा होता है, नीचे 32 होता है ना, तो इसको लोअर जॉ बोलते हैं। फिर ऊपर 32 होता है, तो उसको अपर जॉ बोलते हैं। ठीक है, फिर लोअर जॉ को फर्दर 8 पार्ट में तोड़ देते हैं। ये फर्स्ट, इसको मैं एक्चुअली बस समझा ही देता हूँ, रुकिए रुकिए, यहाँ पे बना के बताता हूँ। देखिए, अगर ये ह्यूमन माउथ हो गया, तो ऊपर में अपर जॉ में 16 दांत होंगे, टूथ लिखना चाहिए। और नीचे जॉ में फिर से 16 दांत होते हैं। ठीक, अब इसको इस तरह से बेढ़ा काट दो, अब यहां पर 8 दांत होंगे। तो ये डेंटल फॉर्मूला हो जाता है, क्या था, 2:1:2:3। तो यहां पर 2 कैनाइन इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर यहाँ पर लिखा हुआ, मैं लिख दिया हूँ, यहाँ पर लिख दिया हूँ। जैसे इस पोर्शन की हम बात करें, ये वाले पोर्शन की, ये वाले, इस 8 की बात करें, तो इस 8 में आपको क्या मिलेगा, डेंटल फॉर्मूला आया हुआ है इसलिए बता रहा हूँ। 2:1:2:3 होता है, बटे 2:1:2 ये फॉर्मूला है। इसमें 1 इंसीजर है, ये वाला 1 इंसीजर हो गया, 2 कैनाइन हो गया, और सॉरी 1 कैनाइन हो गया, 1 कैनाइन हो गया, 2 क्या है, प्रीमोलर है, और ये तीन क्या हो जाएंगे, मोलर हो जाएंगे। उसी प्रकार इधर भी होगा, इधर के 8 में 1 2 कैनाइन, 2 ये कैनाइन हो गए, और ये वाला एक क्या हो जाएगा, सॉरी सॉरी ये इंसीजर है, ये 2 इंसीजर है, ये वाला कैनाइन हो गया। अब बचे 2, ये ये वाले 2, ये फिर से क्या हो जाएंगे, प्रीमोलर। अब बचे ये 3, ये वाले 3, ये 3, ये क्या हो जाएंगे, मोलर हो जाएंगे। काम का उतना नहीं है, सिर्फ डेंटल फॉर्मूला याद रख लेना, बस वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब दूध के दांत, ये सब परमानेंट टीथ है ना, परमानेंट टीथ की संख्या 32 है। लेकिन नॉन परमानेंट, जिसको दूध के दांत बोलते हैं, अस्थायी दांत, इनकी संख्या 20 है। ये सब याद रख लेना, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये सब परमानेंट टीथ है ना, ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला एग्जाम में आया हुआ है। फिर एक क्या है, स्टार्च परीक्षण है। एक उबला हुआ चावल इसमें लिया, और इसमें सॉलिड चावल लिया। अब इसमें आयोडीन डाला, तो जैसे आयोडीन डाला तो चावल कलर सफेद है, बट है ना, चावल कलर सफेद होता है, लेकिन चावल में होता है स्टार्च। तो स्टार्च आयोडीन से मिलकर कैसा बनाता है, ब्लू ब्लैक कलर। ठीक है, और ये उबला हुआ चावल नहीं था, तो इसमें ब्लू ब्लैक कलर उतना आसानी से नहीं बनता, ऐसा करके लिखा है, आप तो पढ़ लेना एनसीईआरटी, बट कुछ काम का नहीं है। स्टार्च परीक्षण बस इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा देखना आप लोग को। ठीक, अच्छा है, मिठाइयाँ और दंत है। शुगर की वजह से ना, अगर हम शुगर खाते हैं, मिठाई खाते हैं, तो अगर ये दांत हो गया, मान लो ऐसे दांत होते हैं ऐसे करके, है ना, ऐसे ही दांत होते हैं, तो दांत के ऊपर ना एक लेयर लग जाता है शुगर का। ये देखो, ये दांत के ऊपर एक लेयर लग गया शुगर का। तो ये शुगर को अट्रैक्ट कर, ये शुगर की वजह से अट्रैक्ट होते हैं इंसेक्ट, कीड़े, कीड़े इंसेक्ट होते हैं। अब कीड़े इस शुगर को क्या करते हैं, खाना चालू करते हैं।
और बदले में शुगर को कंज्यूम करते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं लैक्टिक एसिड में, कुछ एसिड बनाते हैं, और ये एसिड दांत को क्या करता है, कोरोड करता है, नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, जिसको कैविटी बोलते हैं। बस यही है, इतना ही है। और पेस्ट हम लोग अगर वो करते हैं, ब्रश करते हैं, ब्रश करने से क्या होता है, ये जो एसिड है ये एसिड खत्म होना चालू हो जाता है, एसिड हट जाता है। अब एसिड हटा तो वो जो दंत का क्षय है वो नहीं होता है। बस इतना ही लिखा है इसमें, और कुछ नहीं लिखा है। देखिए अगर थोड़ी अच्छी 9 तक पहुंचेंगे तो जब ज्यादा बात करेंगे, इसमें कुछ है ही नहीं, है ना। ये भोजन हो गया, ये हमारा क्या है, स्टमक है, अमाशय बोलते हैं। अमाशय में 3 तरह के जूसेस सिक्रेट होते हैं, कौन कौन सा था, एससीएल, पेप्सिन और म्यूकस, यहाँ लिखा है, मैंने कहीं पर लिख दिया है, यहाँ लिखा है। गैस्ट्रिक जूसेस में एससीएल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गैस्ट्रिक जूसेस में कौन सा एंजाइम है, एससीएल है कि पेप्सिन है कि म्यूकस है। तो पेप्सिन एंजाइम है, एंजाइम कन्वर्ट करेगा फूड को, प्रोटीन को तोड़ेगा, ये एंजाइम प्रोटीन को तोड़ेगा, है ना। म्यूकस एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जिससे हमारा स्टमक एससीएल से जले ना, ठीक। बाकी इस बारे में बात करेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम। देखो एक मैं स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश किया था, अच्छे से चित्र बना नहीं, एक बार समझते हैं इसको, ये क्या बना रहा था मैं। ये हमारा श्वास नाल है, यहाँ से गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, ठीक। ये हमारा फूड वाला नाल है, ये आगे चल के यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। ये वाला पोर्शन, इसका नाम है, ये मिल जाते हैं, मतलब ये कॉमन पासेज है फूड और गैस के लिए। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद लैरिंग्स फेरिंग्स कुछ बोलते हैं, फिर थोड़ा आगे जाने के बाद ये फिर से डिवाइड हो जाता है, श्वास नल अलग हो जाता है और पाचन मतलब फूड वाला पाइप अलग हो जाता है, फूड पाइप, ठीक। तो कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर लिखा है एक्चुअल में कि आप हिचकी आता है या सांस लेने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो क्या हो जाता है, जो फूड पार्टिकल है वो श्वास नाल में एंटर कर जाता है, फिर जोर से छींक आता है और नाक से वो भोजन का कण बाहर निकलता है ना। ऐसा होता है पार्टी में, जब खाना खा रहे हैं, बात करते करते हंसते हंसते, तो फूड पार्टिकल श्वास नाल में एंटर कर जाता है, फिर जोर से छींक आता है, खांसी आता है, और वो फूड पार्टिकल बाहर निकल जाता है, ठीक है। ठीक, आगे देखते हैं। फिर है छोटी आंत। छोटी आंत, छोटी आंत 7.5 मीटर की लंबाई में होती है, काफी कुंडलित होती है। देखो ह्यूमन, ये जो मानव पाचन ग्रंथ है ना, ये अंग है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे 10th की बुक में, इसलिए इसको स्किप कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ज्यादा कुछ इसमें नहीं लिखा है, 10th की बुक में बहुत डिटेल में बात की है, तो मैं वहां डिस्कस करूंगा, ठीक। एक चीज ये इंपॉर्टेंट है जो कहीं इसी क्लास में मिलेगा, घास खाने वाले जंतु में पाचन, घास में मेनली होता है सेल्यूलोज, तो सेल्यूलोज इतने आसानी से पचता नहीं है, ठीक है। तो गाय को आप लोग देखी होगी जुगाली करते हुए, इसलिए इसको जुगाल कहा जाता है, जुगाली पशु, जुगाल। ये क्या करता है, घास को खा लेता है, फटाफट खाता है, जैसे इनको मिला सडन खाना है, जल्दी जल्दी खत्म करना है, तो ये गया, और इसके स्टमक का एक पोर्शन है जिसको रूमेन कहते हैं, रूमेंट्स, वो रूमेन में जाके ये स्टोर हो जाता है। अभी ये पेट में एंटर नहीं किया, यहाँ रूमेंट्स में है, स्टमक में नहीं गया है, रूमेन में है। अब गाय जल्दी जल्दी घास को खा लिया, अब कहीं पर जाके बैठेगा, कहीं जाके बैठेगा, तो ये जो ये जो भोजन है उसका घास है, ये रूमेन में जाके स्टोर हुआ है। ये रूमेन से क्या होता है, वापस आता है मुंह में, क्योंकि सेल्यूलोज को अच्छे से चबाना पड़ता है तब जाके वो पचेगा। अब ये मुंह में वापस आएगा, अब ये चबाते रहेगा, ठीक है, जुगाली करते रहेगा, लंबे समय तक जुगाली करेगा, फिर ये वापस जाएगा स्टमक में, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा प्रोसेस है ना। आप लोग देखे होंगे, गाय कहीं बैठा है, उसके सामने भोजन नहीं है, फिर भी वो जुगाली कर रहा है ना, मुंह चला रहा है लगातार, तो वो भोजन कहाँ से आ रहा है, वो एक्चुअली में उसके रूमेंट्स में जाके स्टोर है, फिर वहां से बैक हो रहा है माउथ में, ठीक है। अब ये एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, ठीक, क्योंकि सेल्यूलोज इतने आसानी से पचते नहीं है, ठीक है। मेनली सेल्यूलोज का पाचन इस प्रकार किया जाता है, ठीक है। रूमेन को प्रथम अमाशय भी कहते हैं, यहाँ लिखा है, एनसीईआरटी पढ़ लेना। घास में सेल्यूलोज की प्रचुर प्रचुर मात्रा में होती है, जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। देखिए मैंने कहा ना, कार्बोहाइड्रेट के आपको टाइप्स याद रखना है, तो सेल्यूलोज में आप पढ़ोगे। बहुत से जंतु में एवं मानव में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता, हमारे में पाचन नहीं होता, ठीक है। सेल्यूलोज को पाचन के लिए ना कुछ स्पेशल बैक्टीरिया वगैरह चाहिए, ठीक है, जीवाणु चाहिए, वो ही इसका पाचन करते हैं, ठीक।
चलिए आगे पढ़ते हैं, अमीबा के बारे में डिस्कस करेंगे 10th की बुक में। हमारा पार्ट 2 भी खत्म हुआ, पार्ट 3 की तरफ चलेंगे। चैप्टर 3 की तरफ चलते हैं। टोटल 14-15 चैप्टर्स हैं, ठीक है। छठवीं की किताब में ना प्लांट फाइबर के बारे में बात किया गया है, या एनिमल फाइबर। और उसके बाद 8वीं में ना सिंथेटिक फाइबर के बारे में बात किया गया। वही काम का है, वही एग्जाम में पूछा जाता है, सिंथेटिक फाइबर जनरली। और यहाँ उतना काम का नहीं है, एक बार फिर भी चाहो तो पढ़ लेना सरसरी रूप में, मुझे नहीं लगा कुछ काम का है। ये टेबल देख लेना, जैसे लोही नस्ल की जो भेड़ है, ये अच्छी गुणवत्ता की ऊन देती है। ये राजस्थान और पंजाब में पाला जाता है। रामपुर बुशायर, ये भूरी ऊन है, ठीक है। एक बार ये देख लेना, चाहो देखना है तो। बाकी इसमें मुझे कोई काम का नहीं दिखा। रेशम, सिल्क साइकिल इसमें दिया होगा, रेशम का जीवन चक्र, एक बार ये देख लेना, ये काम का है। बाकी रेशम, इसको देख लेते हैं। रेशम सिल्क को रेशे भी जावंत रेशे होते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम की कीटों का पालना रेशम कीट या सेरिकल्चर कहलाता है। सेरिकल्चर क्या है, एग्जाम पूछा जा सकता है। सेरिकल्चर रेशम कीट को पालना है, ठीक। अब रेशम के कीट का जीवन चक्र। मादा रेशम कीट अंडे देती है, जिनसे लार्वा निकलते हैं, जो कैटरपिलर या इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। कैटरपिलर ये आकार में वृद्धि करते हैं, और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है, तो यह प्यूपा या कोशित कहलाता है, ठीक। जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है, यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है। फिर यह अंग्रेजी संख्या 8 के रूप में अपने सिर को फिर सिर से दूसरे सिर तक ले जाता है। अब जो काम का है ना, वो ये है कि कैटरपिलर जो है पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन पूछा जाता है, प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करते हैं, जो कठोर होकर सूखकर रेशम का रेशा बन जाता है। तो जो रेशम का रेशा है वो कौन सा पदार्थ है, ये एग्जाम में बनता है, तो प्रोटीन से बना हुआ है, यही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है। जैसे एक कीड़ा है, वो रेशम का कीड़ा है, ये क्या करता है, एक फाइबर जिसको बोलते हैं प्रोटीन से बना हुआ एक पदार्थ स्रावित करता है, ऐसे करके अपने मुंह से निकालते जाता है, और उसके चारों ओर लपेटना चालू कर देता है, ऐसे करके अपने चारों ओर, ठीक है। ऐसे लपेट के एक गोल सा अंडा जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, ऐसा अंडा जैसा। और ये जो प्रोटीन से बना हुआ लार उसके मुंह से निकलता है, लार, उसी को सूख के, ये सूख के क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, और एक रेशा जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, इसको कोकून बोलते हैं, और ये प्रोटीन का होता है। और कीड़ा अंदर है, यहाँ पर ये वाला कीड़ा है, ठीक है। यह आवरण कोकून कहलाता है। यही जो आवरण है ये क्या है, कोकून है, ठीक। कोकून कहलाता है। कीट को इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है, ठीक। बस ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादा चीज नहीं है। दिस इज द कोकून, इसके अंदर कीड़ा रहता है, फिर जो वयस्क होता है तो इससे बाहर निकल जाता है, बस, ठीक। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आगे क्या लिखा है, रेशम के जो रेशम के कई प्रकार होते हैं, जैसे इसमें लिखा है। रेशम कीट के अनेक किस्मों के होते हैं, जो एक दूसरे से काफी अलग दिखाई देते हैं, और उनसे प्राप्त होने वाला रेशम धागा का गठन तथा अर्थात रुक्षता, चिकनाहट, चमक आदि में भिन्न होते हैं। अतः टसर रेशम पहला प्रकार हो गया, मूगा रेशम दूसरा प्रकार हो गया, कोशा रेशम, इस प्रकार से कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। अन्य प्रकार के रेशम एवं विभिन्न किस्मों के रेशम कीटों द्वारा पाया जाता है। अलग अलग प्रकार के कीट अलग अलग तरह के रेशम का क्या करते हैं, बनाते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट सहतूत रेशम कीट है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर मृदु, चमकदार और लचीला होता है तथा इसे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है, ठीक है। बाकी एक बार इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चाहो तो आप इस पे एक रीड मार लेना, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला चैप्टर है वो है ऊष्मा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऊष्मा। चलिए इसको देखते हैं। जनरली आप 9th या 11th की बुक में देखोगे तो लिखा है हीट एंड टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर।
मतलब ऊष्मा एवं तापमान। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि ऊष्मा क्या है और तापमान क्या है, दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, ऊष्मा का ऐसा यूनिट जूल है और तापमान का ऐसा यूनिट केल्विन है। ठीक है, दोनों में अंतर है। ऊष्मा इज अ हीट, उसका ऐसा यूनिट जूल है। तापमान टेम्परेचर, इसका ऐसा यूनिट केल्विन है। एग्जाम में प्रश्न बनता है, तो पहले तो यही याद कर लो आप लोग। ठीक, उसके बाद देखिए ऊष्मा और तापमान में अंतर क्या है ये मैं पहले बता दूं। ऊष्मा जो है हॉटनेस, सॉरी, ऊष्मा जो हीट है ना, ऊष्मा या हीट जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का एक रूप है जो हॉटर से कोल्डर की तरफ, मतलब ज्यादा गर्म से कम गर्म की तरफ बहेगा। इतना याद रखना, ये एग्जाम में प्रश्न बनता है। जो हीट है ये ज्यादा गर्म से, ज्यादा गर्म से कम गर्म की तरफ, कम गर्म की तरफ बहता है। ठीक है, मान लो ए का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है और बी का तापमान 48 डिग्री सेल्सियस है। अब इनको हम कनेक्ट कर देंगे कोई कंडक्टर से। देखो दो चीज होता है, एक कंडक्टर है, कंडक्टर क्या करेगा, ऊष्मा का ट्रांसफर करेगा। और एक होता है इंसुलेटर, इंसुलेटर ऊष्मा का ट्रांसफर नहीं करता। जैसे कंडक्टर लोहे के बर्तन हो गए, ये कंडक्टर है। जैसे कि हम लोग कढ़ाई देखें उदाहरण के तौर पे, ये मान लो एक कढ़ाई हो गया, ये कढ़ाई का हैंडल, कढ़ाई का हैंडल जनरली प्लास्टिक वगैरह का बना होता है ना। तो ये प्लास्टिक से बना है, हार्ड प्लास्टिक से। और ये क्या है, एल्यूमिनियम या स्टील का बना होगा या लोहे का बना होगा, क्योंकि ये उसमें का सुचालक, कंडक्टर मतलब होता है सुचालक, सुचालक, और इंसुलेटर का मतलब हो गया कुचालक। ठीक, तो अगर हम लोग इसको कंडक्टर से, सुचालक से कनेक्ट कर दें तो ऊष्मा का ट्रांसफर किधर होगा, बी से ए की तरफ, क्योंकि ये ज्यादा गर्म है, तो ज्यादा गर्म से कम गर्म की तरफ। ठीक है, बस इतना ही याद रख लो, ये होगी ऊष्मा इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर। ठीक, ये ऊष्मा हो गया। अब टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर एक मीडियम है या मोड है जिससे हम हॉटनेस या कोल्डनेस को मेजर कर पाते हैं। कितना गर्म कितना ठंडा, तो ये टेम्परेचर है कि वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है, इसको मेजर किया जाता है टेम्परेचर के थ्रू। जैसे कि मैंने अभी बोला ए जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस, तो ये 30 क्या है, इसको टेम्परेचर बता रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो ये कितना हॉटनेस कितना कोल्डनेस को मेजर किया जाता है टेम्परेचर से। ठीक है, चलिए इसके ऊपर पढ़ते हैं।